रियाक इंडिया की न्यू वेब सीरीज़ उर्दू सितारे में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उर्दू सितारे में हमारी कोशिश है कि हम ऐसे उन तमाम लोगों को अवाम से मुतारिफ़ कराएं जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने उर्दू से इश्क किया और इसी को अपना ओढ़ना बिछोला बना लिया। ऐसे बेशुमार नाम हैं, शुरू से ही रहे हैं। और हकीकत यही है कि कोई भी ज़बान किसी ख़ास कौम की नहीं होती। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पली बढ़ी और यहाँ के सारे लोगों की ज़बान है। अक्सर कहा जाता है, कुछ लोग सियासी लोग ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो प्रीतपाल सिंह बेताब साहब, अर्श सहबाई साहब और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। उर्दू किसी कौम की ज़बान नहीं है। अगर उर्दू इस तरह होता तो ये लोग कहाँ होते। आइए इसीलिए ये एक वेब सीरीज़ तरतीब दी गई जिसमें ऐसे उन तमाम लोगों को मुतारिफ़ कराया जाएगा। इस पहली एपिसोड में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे शख्स से आपको मिलाएं जिनका नाम है हुक्मचंद कोठारी। ये मारवाड़ी हैं लेकिन उर्दू से इश्क रखते हैं और उर्दू इन्होंने खुद सीखा और उर्दू में शायरी कर रहे हैं, उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, उर्दू से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। आइए मिलते हैं हुक्मचंद कोठारी से। हुक्मचंद कोठारी जी जब रायपुर से मुंबई के लिए रवाना हुए तो उनके दोस्त काविश हैदरी ने कहा कि मुंबई में से एक रिसाला निकलता है त्रियाग, उसके मुदीर आला मेरे दोस्त ज़मीर काज़मी हैं। मुंबई जाकर उनसे ज़रूर मिलना और उनके साथ शामिल हो जाना। कोठारी जी जब मुंबई आए तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि ज़मीर काज़मी से मिलना चाहता हूँ। हमने कहा कि कोठारी जी आप 3 महीना लेट हो गए। ज़मीर काज़मी साहब अब से 3 महीने पहले ही यहाँ से मुल्क अदम को सिखारे। खैर आप आए। वो हमारी ऑफ़िस आए, हम लोगों से मिले और वाकई दिली खुशी हुई और फिर मिलते रहे। अब इस वक्त वो हम में से ही एक है। बिल्कुल लगता है वो हमारे अपने हैं। हाजिर है कोठारी जी की छोटी सी लाइब्रेरी। हालांकि उनकी बहुत सी किताबें उनके आबाई वतन बालाघाट में हैं। इस वक्त चंद किताबें यहाँ आप देख रहे हैं। ऐसी कौन सी कुल्लियात इकबाल, गालिब वग़ैरह वग़ैरह जितनी भी किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रोज़ाना ही उनका मामूल है वो 100-150 सफ़ात पढ़ते हैं। जी सर, एक बार आपसे गुजारिश है कि आप अपने बारे में अपना तारुफ पेश करें। जी, मैं हुक्मचंद कोठारी, मेरे वालिद का नाम भागचंद जी कोठारी है। मैं महाराष्ट्र में ही पैदा हुआ। 1948 सन की मेरी पैदाइश है और अहमदनगर ज़िले का एक गांव खरवंडी करके वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और आपकी तालीम कहाँ पर हुई? मेरी इनिशियल तालीम जो प्राइमरी स्कूल की थी वो पूना में हुई 8वीं जमात तक। और उसके बाद हम मध्य प्रदेश चले गए, बालाघाट चले गए। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उस वक्त मैट्रिक 11वीं होती थी और मैट्रिक के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया। वहाँ से मैंने BE किया, सिविल इंजीनियरिंग। जी, तो मतलब आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहे? जी। और वहीं जॉब करते थे मध्य प्रदेश में ही? हाँ, मध्य प्रदेश में ही मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। वहाँ मैंने कुछ वक्त तक एज ए जूनियर इंजीनियर काम किया और फिर वो नौकरी छोड़ के मैंने ठेकेदारी का पेशा अपनाया। अच्छा, मतलब ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी का कॉलेज में सब्जेक्ट लिटरेचर रहा हो तो वो शायद इस तरफ आए। आप तो इंजीनियरिंग फिर ठेकेदारी, तो फिर ये शायरी और उर्दू की तरफ कैसे चले आए आप? जी, ये क्या था कि जब मैं 7वीं या 8वीं जमात में रहा होगा, पूना में पढ़ता था, तो उस वक्त जो पढ़ते थे निसाबों में, किताबों में, एजुकेशनल किताबों में, तो उसमें कविताएं जो है
वो मुझे बड़ी मुतासिर करती थी जी। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट उसमें आने लगा। और एक मज़े की बात बताऊं आपको कि हमारे एक किताब में हिंदी की किताब थी वो, और हमारा मीडियम मराठी था, हिंदी केवल एक सब्जेक्ट होता था। उसमें एक नज्म थी, वो नज्म अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। 8वीं या 7वीं जमात की बात होगी वो। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन। तो ऐसा मुझे कविताओं का बड़ा शौक लगा। बाद में जाके पता लगा कि यह नज्म तो असरारुल हक मजाज लखनवी की है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो मुझे वो किताब जो कविताओं का शौक लगा, पहले हिंदी की कविताएं मैं पढ़ते रहा, फिर बालाघाट गया तो मुझे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये जो दोहे पढ़े फिर कबीर के, रसखान के, कबीर के, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बात कहने के लिए पूरी कविता की जरूरत नहीं है जी। 2 मिसरों में भी बात कही जा सकती है, मुकम्मल बात कही जा सकती है और अच्छी बात कही जा सकती है जी। ऐसा करके मेरा थोड़ा रुझान जो है वो गजलों की तरफ हुआ जी। उर्दू की तरफ हुआ। तो उस समय तो उर्दू मुझे आती नहीं थी जी। और उस वक्त क्या था कि ये देवनागरी में छपी हुई कुछ किताबें उसमें मिलती थी, पॉकेट बुक्स की शक्ल में मिलती थी। जी, तो जी। मैं खरीद लेता था और उनको पढ़ता था। धीरे धीरे मेरी वॉक्यूबुलरी अच्छी हो गई, मैं काफ़ी अल्फाज के मायने जानने लग गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उर्दू रस्मुल खत समझा जाए क्या है। तो मेरा कोई उस्ताद तो था नहीं सर जी। तो मैंने 4 आने का उस वक्त कायदा मिलता था, रायपुर में था तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी। तो एक कायदा खरीद के लाया और अलिफ बे से मैंने शुरू किया। ना कोई मेरा गाइड करने वाला था, ना मुझे कोई तालीम देने वाला था उर्दू के मामले में। अब मैंने अपने तरीके से पढ़ा, कैसे जोड़ते हैं अक्षरों को सीखा अपने तरीके से, और फिर धीरे धीरे मुझे शायरी में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया जी। क्योंकि ये मुझे जादू सा लगा उसमें 2 मिसरों में, खासकर गज़ल के शेर में इतनी बड़ी बात कह देना और इतने अच्छे लफ्ज़ों में कहना, तो मुझे बड़ा मुतासिर करता था, ये सब जादू लगता था मुझे। तो मैंने ऐसा पढ़ना शुरू किया शेर व शायरी में। अभी भी मेरा 3-4 घंटे बीतते हैं रोज़ का, मैं 2-3-4 घंटे शेर व शायरी पढ़ता ही हूँ। बहुत अच्छा। तो चलिए एक ऐसे ही बीच में सवाल आ गया कि कितने सफ़ात पढ़ लेते होंगे आप? मैं करीब एक दिन में सर आधी किताब, मतलब 100-125 सफ़ात तो पढ़ लेते हैं, रोज़ाना का मामूल है। बहुत अच्छा। अच्छा, जब आप शायरी की तरफ आए तो आपने जब शुरू किया तो कोई पहला शेर या आपकी पहली गज़ल कौन सी थी? अब पहला तो मेरा शेर नहीं था, मेरा उस वक्त एक हिंदी का कवि मेरा क्लास फेलो था, सनत कुमार उपाध्याय उसका नाम था जी। और वो हिंदी की अच्छी कविताएं करता था जी। और मैं उर्दू वाला था जी। तो वो मैं कुछ लिखने की कोशिश करता था तो वो मुझे गाइड कर देता था, ऐसा नहीं हिंदी में ऐसा नहीं बोलते। तो उस समय मैंने हिंदी में 4 मिसरे लिखा था, तो वो मेरी पहली कविता है या कुछ भी सुधारा है इसको। जी, जी। मैं इसलिए मुकम्मल मतलब तौर से मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे ही मिसरे हैं, लेकिन जो पहला शेर मेरा उर्दू में हुआ सर, तो वो ये था कि एक वाकया गुजरा जी। मेरा ये पहला पोता जब पैदा हुआ तो मेरे कुछ वक्त के बाद मेरे सबसे बड़े भाई का इंतकाल हुआ जी। ठीक है। तो फिर मेरा ये दूसरा पोता जब जन्म हुआ उसका, तो मेरे एक दूसरे भाई का जो मेरे से बड़े हैं जी, उनका इंतकाल हुआ। तो अचानक मेरे दिमाग में ऐसा आया कि देखो मेरे खानदान में एक चिराग आया था जी और एक चिराग चला गया। तो एक शेर हुआ सर जी कि यहाँ दवाम किसी को कब खुदा देता है, यहाँ दवाम किसी को कब खुदा देता है, है। एक चिराग जलाता है एक बुझा देता है। वाह, बहुत तो अच्छा। ये मेरा पहला शेर था सर जी। फिर मैंने धीरे धीरे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मुझे शायर बनना है या कुछ मुझे लिख के नाम, मैं अपने शौक से लिखता हूँ। ये कागजों में लिखा पढ़ा होता है, वो कभी कभी उसको सहज लेता हूँ, कुछ अच्छा लगा तो डायरी में लिख लेता हूँ। इतना ही मेरा लिखने का शौक है, इससे मजीद ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हमने आपकी लाइब्रेरी देखी, आपके पास कुल्लियात बहुत सी हैं, ये सब जमा करने का शौक या इन्हें पढ़ने का शौक?
कैसे हुआ? ये बहुत शुरू से जब मैं वो देवनागरी में छपी हुई किताबें उर्दू शायरी की पढ़ता था, तो फिर मैंने जब उर्दू रस्मुल खत उर्दू लिपि सीखा तो मैंने ये किताबें उर्दू में ख़रीदनी शुरू की जी। क्योंकि और जो मिठास थी उर्दू की वो मुझे बहुत मुतासिर करती थी। तो मेरा धीरे धीरे शौक़ हुआ, मैं एक एक किताब ख़रीदता गया और उसको सहेजता गया। बदकिस्मती से क्या हुआ सर कि ज़िंदगी कुछ ऐसी गुजरी कि मुझे दरबदर होना पड़ा। बहुत जगह मेरे आना मतलब परिवार को शिफ्ट होना पड़ा। पूना से हम मध्य प्रदेश चले गए, बालाघाट से हम छिंदवाड़ा चले गए, वहाँ से रायपुर चले गए, फिर हम बम्बई आए। तो ऐसे में मेरी बहुत सी किताबें खो गई, कुछ किताबें दीमक खा गई जी। तो ऐसा करके मेरी काफ़ी अभी जो कुछ भी है वो केवल सिर्फ 20-25% कह लीजिए, 200-250 किताबें मेरी अब नहीं है। जिसका मुझे शदीद गम है, बहुत दुख अच्छा, ये शायरी में किसी को आपने अपना उस्ताद बनाया या किसी से सलाह मशवरा इस्लाह ली? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। और मैंने जो उर्दू भी सीखी वो घर में ही सीखी सर, किसी से कोई तालीम हासिल नहीं की। करना चाहिए था, क्योंकि अकेला तो कुछ कर नहीं पाता है आदमी। चलो जो भी हुआ, अभी तक तो कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन यदि मेरा कुछ कलाम इस लायक है कि वो कुछ छप सके या कुछ हो सके, तो मैं अभी इस कोशिश में हूँ कि मेरी इस्लाह कोई कर दे। तो अभी किस्मत से एक काविश हैदरी करके, वो रायपुर में मेरे दोस्त भी रहे हैं, उनको मैं अपना कलाम दे के आया हूँ इस्लाह के लिए जी। और यहाँ पर भी जब तिर्याक ऑफिस में आया, तिर्याक ऑफिस में आना भी मेरा ऐसा हुआ कि मुझे वो काविश साहब ने बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं बम्बई में, वो तिर्याक करके मैगजीन निकालते हैं, वो मंथली मैगजीन है, रिसाला है, तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। तो मैं तिर्याक ऑफिस गया, तो बदकिस्मती मेरी ये रही कि ज़मीर काज़मी साहब तो इंतकाल कर गए थे, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई, बड़ी किस्मत की बात है। और अभी मैं कोशिश में हूँ कि कोई मुझे कामिल उस्ताद मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब तक कितनी गज़लें लिखी होंगी आपने? कोई 50-60 होंगी, 100 के करीब होंगी सर। अभी तो कागजों में है, कुछ कह नहीं सकते। अब कुछ अच्छी है नहीं है वो तो पढ़ने वाला ही जानेगा। नहीं, आपने जिन नशिस्तों में आप शामिल हुए वहाँ आपने अच्छी गज़लें पढ़ी। आपकी गज़लें जो हम लोगों ने देखी बहुत अच्छी हैं, तो ये ज़रूर उम्मीद है कि भी आपका मजमुआ भी आना चाहिए। कोशिश है सर, इस्लाह हो जाए। नहीं, आप जो है एक फैमिली, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहते हैं, तो इन लोगों का आपको साथ मिला आपके इस काम में या इनकी मुखालफत मिली? मुझे तो बहुत साथ मिला। मेरी जो वाइफ है वो भी मेरे शौक़ को बहुत अच्छे से वो करती है, किताबें सहेज के रखती हैं। और इतना तक है कि वो फला किताब निकाल के लाओ, अब उसको उर्दू तो आती नहीं है और उर्दू में वो लिखा रहता है, वो किताब ला के देगी, बड़ा याद करीने से उनको रखेंगी किताबों को। और बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि पापा आपको पढ़ने का शौक़ है, हम आपके लिए एक लाइब्रेरी बना देते हैं, तो आप पढ़ते रहिए बस जी। तो इस मामले में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। बहुत अच्छा। तो जैसे कि कोठारी जी, लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में कि भाई उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, और आप तो मारवाड़ी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर मुसलमानों की ज़बान है तो उसमें आप क्या कर रहे हैं या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? सर मेरा तो ये मानना है कि ज़बान किसी कौम की नहीं होती है सर। बहुत अच्छा। ज़बान कम्युनिकेशन का एक जरिया है जी। और कौन कहता है उर्दू मुसलमान? और मुसलमान क्या हिंदुस्तान के नहीं है क्या? वो भी तो यहीं के। और उर्दू तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई ना। पहले तो यहाँ पर पूरी फारसी बोली जाती थी, राजकाज जितने काम होते थे दरबार में सब फारसी में होते थे। अब फारसी से धीरे धीरे खड़ी बोली और फारसी के कुछ लफ्ज़ और अरबी के कुछ अल्फाज लेके उर्दू ज़बान हुई। तो ये हिंदुस्तानी ज़बान है। कौन कहता है इसको
कि मुसलमानों की ज़बान है, ये हमारी ज़बान है साहब, ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये एक और सवाल था उर्दू ज़बान के ही मुतालिक कि आजकल आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है या मर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर अब आपके सामने तो मैं मिसाल हूँ, ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि ख़त्म हो रही है। मेरे हिसाब से तो उर्दू अब हिंदुस्तान में ही नहीं, बैरूनी मुल्क में भी बोली जा रही, समझी जा रही, पढ़ी जा रही है। बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, जहाँ अरबी ही सब कुछ थी, वहाँ पर भी मुशायरे मुनक्किद होते हैं और वो उर्दू को बड़े शौक़ से सुनते हैं। और मैं नहीं मानता कि उर्दू ख़त्म हो रही है करके, मैं नहीं मानता सर। तो उर्दू ज़बान के ही मुतालिक उर्दू ज़बान जो है, जो गैर उर्दूदा हैं जी, उर्दू अगर वो उर्दू सीखना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? आपका चूँकि तजुर्बा है कि आपने खुद ही कोशिशें की जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि सर ये इतनी शीरीनी है इस ज़बान में और इतनी मीठी ज़बान है, इसको ज़रूर सीखना चाहिए। और मेरा तो मशवरा ये है कि किसी उस्ताद से, किसी अच्छे उस्ताद से सीखना चाहिए, तालीम लेना चाहिए। अब और ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी की बहन है, मानी जाती है, तो इसको सीखना ज़रूर चाहिए। और रोज़मर्रा के जीवन में भी ये उर्दू के बहुत लफ्ज़ हैं, वो सीखना ही चाहिए उर्दू को। मैं तो बोलता हूँ हर आदमी उर्दू सीखे, क्योंकि बड़ी मिठास है इस ज़बान में। एक और सवाल है, अभी चूँकि आपकी लाइब्रेरी हमने देखी, आपको मुताले का बहुत शौक़ है और मुताला आज के वक्त जो है लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, किताबों से, मुताले से, तो उन्हें आप किस तरह राग़िब करेंगे इस तरफ के भी, उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो क्या करें, कैसे किताबों की तरफ आएँ? अभी क्या हुआ साहब कि ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आया और ये कंप्यूटर आ गए और मोबाइल में भी कंप्यूटर आ गए, उसके कारण ये हुआ कि उनको वहीं पर काफ़ी मवाद मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन किताब आफ्टर ऑल किताब है साहब, किताब से मेरे लिए तो किताब बहुत बड़ी पूंजी है और मैं सभी से कहूँगा कि किताबों का मुताला ज़रूर करें, क्योंकि वो ये ऐसा एक साथी है जो हर वक्त आपके काम आता है। कभी भी, चाहे जब आप अकेले हों तो आप किताब पढ़ते हैं तो आपको अकेलापन नहीं महसूस होता। तो ज़रूरी है किताबों को पढ़ना ही चाहिए, उनको रखना चाहिए। ये हमारे पुरखों की निशानी है और उनका कलाम है, उनका लिखा हुआ सब पढ़ना ही चाहिए। आज हम भाषा भी अशुद्ध हो गई है, उतनी अच्छी भाषा नहीं रह गई लोगों की, तो इधर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम अपने बच्चों को भी क्या सिखाएंगे यदि हमारी भाषा सही नहीं होगी, हमारी ज़बान सही नहीं होगी, तो हमको पढ़ना चाहिए। और नई पीढ़ी जो आने वाली उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके भी आने वाले बच्चों को भाषा का ज्ञान तो वही देंगे ना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम चंद जी, आपका कीमती वक्त लिया हमने और बहुत अच्छी मालूमात आपसे हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। कि ये जो उर्दू को मुसलमानों की ज़बान है, ये कौम के बीच में बांटना, हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, ये पता नहीं फ़िरका परस्ती कहाँ से आ गई। मैं मिसाल के तौर पे आपको अकबर इलाहाबादी का एक कथा सुनाता हूँ। कहता हूँ मैं हिंदू और मुसलमान से यही, अपनी अपनी रविश पे तुम नेक रहो, लाठी है हवाए दहर तुम पानी बन जाओ, मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो। वाह, बहुत अच्छा। हम इसी के साथ आखिर में चाहेंगे कि आप अपनी भी कोई एक अच्छी गज़ल सुनाएं हमारे दोस्तों के लिए। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब है, अच्छा, क्या जलवतें क्या खलवतें, कहाँ न तुझको पुकार आए, बहुत अच्छा, मगर वाए बदनसीबी बदहिदाए अश्क बार आए। वाह वाह, बहुत है हुस्न कामिल किसी जगह पर न हमने तेरा सुराग पाया, है हुस्न कामिल किसी जगह पर न हमने तेरा सुराग पाया, हम हर सहरा में ढूंढ आए बस्ती बस्ती पुकार आए। और एक शेर होता है कि
हर गुल शिगुफ्ता हो चमन में, कली कली पर निखार आए, अब के बरस गर बहार आए तो फिर ऐसी बहार आए। वाह वाह वाह। अब के बरस गर बहार आए तो फिर ऐसी बहार आए। और हम मुंतजिर हैं, हम एक अरसे से मुंतजिर हैं, हम एक अरसे से मुंतजिर हैं, कभी तो दिल को करार आए, खिजा दीदा चमन में यारब, कभी तो फसले बहार आए। वाह। और आखिरी शेर है सर की, इरशाद। फिर उसके बाद दामन में न गुल ही आए न खार आए। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद दामन में न गुल ही आए न खार आए, वही उम्र हासिले जिंदगी है जो मैकदे में गुजार आए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अपना कीमती वक्त दिया आपने, शुक्रिया। ये तो आपका पोता है, क्या नाम है इसका? विहान है। रिहान। विहान नाम अच्छा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने बाज़ लोगों को देखा है ना कि जो उर्दू ज़बान जिनकी है वो उर्दू में तालीम, उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, लेकिन उन्हें चिढ़ होती है कि उनके शौहर जो है उर्दू किताबें, ये कोई भी किताब घर में लाएं तो वो चिढ़ती हैं कि ये क्या सब कचरा जमा कर रहे हो। जबकि हमने देखा कि आपके यहाँ तो इतनी सारी किताबें जमा हैं, तो आपको कैसा लगता है आपके शौहर इतनी सारी एक उर्दू ज़बान की किताबें जमा कर रहे हैं, उर्दू में शायरी कर रहे हैं? बहुत फख्र की बात है कि ये हिंदी के भी उनको बहुत शौक़ है, उर्दू का एक ज़बान है उर्दू भी, और नई भाषा सीखना और उसमें बहुत अच्छे तक पहुंच जाना बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि भाई बाज़ लोग इतनी चिढ़ रखते हैं और हम देख रहे हैं कि आप तो सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल सपोर्ट, तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी सीखें। और बहुत है ये जी जी, लेकिन है बहुत मेरे ख्याल से कठिन है सीखना। अच्छा नहीं, हुक्म चंद जी कह रहे बहुत आसान है। उनका शौक बहुत ज़्यादा था इसलिए, और हम लोग सीख नहीं पाए वो। जी तो सीखते तो मतलब जो पढ़ के सुनाते हैं, मैं भी सुनती हूँ, जी जी, पढ़ के सुनाते हैं, तब लगता है कि हमें भी आना चाहिए, इतनी अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए ये मिलती है, लेकिन नहीं सीख पाए, थोड़ा कठिन लगता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दोनों का हमने कीमती वक्त लिया, और दूसरों को भी चाहिए कि वो आपसे सीखें कि भाई अपने पति अपने शौहर का साथ दें और उर्दू ज़बान और कोई भी ज़बान हो उसको सीखें। बहुत शुक्रिया आपका।